नमस्कार बच्चों, मैथ्स फॉर ऑल श्रृंखला में एक नए वीडियो के साथ मैं दीपक शर्मा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैथ्स फॉर ऑल की श्रृंखला में हमने पहले 9 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनमें हमने कक्षा 11वीं और 12वीं के गणित संकाय के छात्रों के लिए विभिन्न विषय वस्तुओं को समाहित किया है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कक्षा 11वीं में समुच्चय, फलन और संबंध, त्रिकोणमितीय फलन और गणितीय आगमन का सिद्धांत। वहीं हमने पुराने वीडियोस में पढ़ा कक्षा 12वीं में संबंध और फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह और सारणिक। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं का अध्याय सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हमने 3 वीडियो में पूरा किया है। पहले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या है और इसमें विभिन्न संक्रियाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं और उसके गुणधर्म क्या क्या हैं। तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक, पूर्णांक और वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। मेरे पुराने सभी वीडियोस को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक लिखी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 11वीं का सम्मिश्र संख्या। तो बच्चों, जैसे ही मैंने आपको टॉपिक बताया कि हम आज पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ गया कि सर एक नई संख्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हमने अभी तक जो संख्याएं पढ़ी थी वो काफी नहीं थी? चलिए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं जो आपके दिमाग में आई हैं कि इस संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसकी अवधारणा क्यों हमें जानना आवश्यक है। बच्चों, हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, उसके बाद हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं, फिर पढ़ी पूर्णांक संख्याएं, उसके बाद परिमेय संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं, और हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो हमारी बन जाती हैं वास्तविक संख्याएं। यहां तक हमने पढ़ा हुआ है। चलिए, वास्तविक संख्या हमारी संख्याओं का अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा समुच्चय है। अब तक का है ना, ध्यान रखना है, अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा समुच्चय है। तो हम उसमें से कोई एक संख्या x ले लेते हैं। माना x कोई एक वास्तविक संख्या है, तब हमारे पास 3 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति, या तो x शून्य से छोटा हो, दूसरी या तो x शून्य से बड़ा हो, तीसरी या तो x शून्य के बराबर हो। पहली स्थिति, यदि x शून्य से छोटा है, यदि x शून्य से छोटा है तो x स्क्वायर वर्ग क्या होगा? धनात्मक होगा। यह हमने देखा है, ऋण 2 का वर्ग धन 4, ऋण 1 का वर्ग धन 1, ऋण 3 का वर्ग धन 9। यदि x शून्य से बड़ा है, यदि x शून्य से बड़ा है तब भी x स्क्वायर का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। और यदि x शून्य के बराबर है तो x स्क्वायर का मान 0 होता है। अर्थात जब हमारा x या वास्तविक संख्या ऋणात्मक है, मतलब 0 से छोटी है, तो उसका वर्ग धनात्मक है। वास्तविक संख्या धनात्मक है, मतलब 0 से बड़ी है, तो उसका मान धनात्मक है। और जब x या वास्तविक संख्या 0 के बराबर है तो वर्ग जो है वो 0 हो रहा है, वर्ग ऋणात्मक नहीं आ रहा ना।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई वास्तविक संख्या x नहीं है जिसके लिए उसका वर्ग का मान ऋणात्मक हो। कह सकते हैं कोई x ऐसा नहीं है जिसके लिए x स्क्वायर का मान ऋणात्मक हो। अगर ऐसा है इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है। ये समस्या आ गई हमारे सामने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसका वास्तविक हल क्या होगा, नहीं बता सकते। तब जब हम ऐसे प्रश्नों में अटके तो सर विलियम रोवन हैमिल्टन ने सन 1835 में ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को अधिकल्पित संख्या नाम दिया। किसको दिया? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को उसने ये कहा कि ये अधिकल्पित संख्या हैं। और यहीं से हमारा पाठ शुरू होता है, सम्मिश्र संख्या। हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, जिसका हमें वास्तविक हल नहीं मिला है। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 को हल करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर बराबर -1। दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो हमको क्या मिलेगा? एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -1। ये अंडर रूट -1 क्या है? ये क्या वास्तविक संख्या है? नहीं है। अब हम इसे किस नाम से पुकारें, ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी। इस समस्या को हल किया स्विस गणितज्ञ यूलर ने। उनने इस अंडर रूट -1 को नाम दिया आयोटा। उनने कहा कि अंडर रूट -1 बराबर आई हो, जहां आई जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द आयोटा है। अर्थात हमारे पास जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसके दो हल होंगे। पहला हल होगा x बराबर प्लस आई और दूसरा हल होगा x बराबर माइनस आई। ठीक है यहां तक? अगर हम दोनों को जोड़ दें, प्लस आई और माइनस आई को जोड़ें, तो मान क्या मिल रहा है हमको? शून्य मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आई जो है उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस आई होता है। तो यहां से हमारे पास एक शब्द आ गया आई या आयोटा। आयोटा बराबर क्या होता है? अंडर रूट -1। अब हम देखते हैं आई की अगर हम घातें बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, हमने पहले आई की घात लगाई है 1, तो आई की घात 1 का मतलब हो गया आई, या इसको हम कह सकते हैं अंडर रूट -1। अब हम आई की घात लगा रहे हैं 2, आई की घात 2 का मतलब हो गया अंडर रूट -1 का स्क्वायर। अंडर रूट -1 का स्क्वायर मतलब -1। आई की घात 3, आई की घात 3 का मतलब हो गया आई की घात 2 गुणे आई, और आई की घात 2 कितना था? -1 गुणे आई, ये बराबर कितना हो गया? माइनस आई। आई की घात 4, आई की घात 4 का मतलब हो गया आई की घात 2 गुणे आई की घात 2, या -1 गुणे -1, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो मान आ गया +1। अब जब हम आई की घात आगे बढ़ाएंगे तो इसी क्रम में हल होते हुए हमको मिल जाएंगे। कैसे? ये हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहां उदाहरण में दिया है कि हमें मान ज्ञात करना है आई की घात 58 का और आई की घात -77 का। तो हम जानते हैं कि आई की घात 4 बराबर होता है 1 होता है। हम क्या करेंगे, अब इस आई की घात 58 को आई की घात 4 के पदों में तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं, तो आई की घात 58 को हम लिख सकते हैं आई की घात 14 गुणे 4 धन 2। जब किसी संख्या की दो घातें जुड़ी हुई होती हैं तो हम उन घातों को अलग करके संख्या का गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ पे आई की घात 4 गुणे 14 कर दिया और गुणे आई की घात 2। आई की घात 4 गुणे 14 को हम क्या लिख सकते हैं? घात की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया आई की घात 4 पूरे की घात 14 गुणे आई की घात 2। आई की घात 4 बराबर 1 होता है तो आई की घात 4 मतलब 1 की घात 14 बराबर 1 मान रख दिया। तो यहां बचा क्या? आई की घात 2। आई की घात 2 बराबर कितना है? ऋण 1। इसका मतलब आई की घात 58 बराबर कितना मिल गया हमको? ऋण 1 मिल गया। अगला प्रश्न, आई की घात
ऋण 77। घात ऋणात्मक है तो उसे हम क्या करें, धनात्मक कर लें। तो हमने कर लिया, i की घात ऋण 77 बराबर हमने लिख लिया 1 बटे i की घात 77। i की घात 77 या 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे i की घात 76 धन 1। 76 1 77 होता है, तो 76 धन 1। 76 मतलब i की घात 19 गुणे 4 और धन 1 था तो गुणे i आ गया। i की घात 19 गुणे 4 है, इसका मतलब उसको हम क्या लिख सकते हैं, i की घात 4 की घात 19 गुणे i की घात 4 मतलब 1 और 1 की घात 19 मतलब 1। तो ये कितना बच गया, 1 बटे i। अच्छा ऊपर 1 है तो ऊपर का 1 क्या हो जाएगा, i की घात 4 के बराबर हो जाएगा। तो i की घात 4 बटे i। एक घात घट गई तो कितना आ गया, i की घात 3। i की घात 3 बराबर क्या होता है, माइनस i। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि i की घात ऋण 77 बराबर माइनस i। अब हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या क्या है। तो सम्मिश्र संख्या हम ये कह सकते हैं कि किसी वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या के संयोग से मिलकर बनी हुई संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है z बराबर a प्लस आई बी। इसमें a कैसा है, वास्तविक संख्या है, और आई बी क्या है, अधिकल्पित संख्या है। i अधिकल्पित है ना, हमने i को क्या कहा है, अधिकल्पित माना हुआ है, अंडर रूट -1। तो a प्लस आई बी को हम एक सम्मिश्र संख्या कहते हैं जहां a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं और i बराबर अंडर रूट -1 होता है। इसे हम z से प्रदर्शित करते हैं। अब इस सम्मिश्र संख्या के भाग a को वास्तविक भाग और भाग ip को अधिकल्पित भाग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा था कि वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या के संयोग से, तो ये वास्तविक संख्या हो गई और ये अधिकल्पित संख्या हो गई, दोनों के संयोग से जो संख्या बनी उसे हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। z बराबर a प्लस आई बी एक सम्मिश्र संख्या है जहां a जो है वो वास्तविक भाग है संख्या का और ib जो है वो संख्या का अधिकल्पित भाग है। यदि हम इस सम्मिश्र संख्या z को क्रमित युग्म में परिवर्तित करें तो z बराबर a प्लस आई बी को हम छोटे ब्रैकेट में a और b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है संख्याओं का क्रमित युग्म। कैसे करते हैं इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि दी हुई सम्मिश्र संख्याओं को क्रमित युग्म में परिवर्तित कीजिए। हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, z बराबर 3 माइनस 4 आई है और z बराबर -4 आई है। पहली संख्या को हम ले लेते हैं। पहली संख्या क्या है, z बराबर 3 माइनस 4 आई। इसकी तुलना हम z बराबर a प्लस आई बी से कर दें। तो a बराबर कितना है, 3, b बराबर कितना है, i और b है ना, तो b i को छोड़ करके कितना हिस्सा बचा, -4। तो यहाँ पे b बराबर हो गया -4। अब हम क्रमित युग्म में क्या लिखते हैं, a कॉमा b लिख रहे थे ना यहाँ पे, तो वही चीज हमने यहाँ लिख दिया। तो 3 कॉमा -4 ये हो गया संख्या z बराबर 3 4i का क्रमित युग्म। इसी प्रकार दूसरी संख्या z बराबर -4i। -4i में क्या है, अब इसमें देखो वास्तविक भाग शून्य है, नहीं दिया ना, जहां वास्तविक भाग नहीं दिया है वहां वास्तविक भाग शून्य होगा और जहां अधिकल्पित भाग नहीं दिया है वहां अधिकल्पित भाग शून्य होगा। तो अभी यहां पर वास्तविक भाग शून्य है, मतलब a का मान कितना हो गया, 0 और b का मान -4। तो सम्मिश्र संख्या क्या हो गई, क्रमित युग्म 0 -4 हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं के गुण। पहला गुण है कि यदि x प्लस आई वाई बराबर 0 है तब x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा। सिद्ध करते हैं। तो हमें दिया हुआ है x प्लस आई वाई बराबर 0, तो हमने क्या किया, आई वाई को उधर ले गए, तो ये क्या हो गया, x बराबर माइनस आई वाई। वर्ग कर दें, वर्ग करने पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस आई वाई का वर्ग। वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कैसा होता है, ऋण 1,
तो ऋण 1 रख दिया तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इधर ले आए तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 0। दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 0 कब होता है? केवल एक स्थिति में होता है, जब दोनों संख्याएं 0 हों, अर्थात x और y वास्तविक संख्याएं हैं तो इनके वर्गों का योगफल 0 होगा यदि और केवल यदि, यहां पे शर्त लगा दी केवल यदि और केवल यदि x बराबर 0 हो और y बराबर 0 हो। अर्थात अगर हम ये कहें कि x प्लस आई वाई बराबर 0 है तब हम शर्तिया कहेंगे कि x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है। दूसरा गुण, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं परस्पर बराबर हैं तब, मतलब x1 प्लस आई वाई वन बराबर x2 प्लस आई वाई टू, अगर ऐसा है तो वास्तविक भाग के बराबर होता है और अधिकल्पित भाग के बराबर होता है, मतलब x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2। ठीक है। इसी प्रकार अगर x1 माइनस आई वाई वन बराबर x2 माइनस आई वाई टू है तो भी वही होगा, वास्तविक भाग x1 वास्तविक भाग x2 के बराबर होगा और अधिकल्पित भाग y1 अधिकल्पित भाग y2 के बराबर होगा। अब सम्मिश्र संख्याओं में संक्रिया कौन कौन सी होती हैं? तो संक्रियाएं हमने पढ़ी हुई हैं, योग संक्रिया होती है, व्यवकलन होती है, गुणन होती है और भाग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होती है यदि दो सम्मिश्र संख्याएं हमारे पास दी हों कि z1 बराबर a प्लस आई बी है और z2 बराबर c प्लस आई डी है, तब z1 प्लस z2 बराबर a प्लस सी, मतलब वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ेगा और अधिकल्पित भाग में अधिकल्पित भाग जुड़ेगा, प्लस आई गुणे बी प्लस डी के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मतलब अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उसका वास्तविक भाग से और अधिकल्पित भाग से जुड़ जाता है। दूसरी संक्रिया है व्यवकलन। यही चीज व्यवकलन में होती है या अंतर में होती है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर एक सम्मिश्र संख्या होता है यदि सम्मिश्र संख्याएं z1 बराबर a प्लस आई बी है और z2 बराबर c प्लस आई डी है तो z1 माइनस z2 बराबर होगा वही चीज कि वास्तविक भाग से घटेगा, मतलब a माइनस सी, और प्लस अधिकल्पित भाग से घटेगा i इंटू बी माइनस सी के बराबर होगा। यहां पर कोई समस्या मुझे नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं योग के गुण की। हमने योग संक्रिया पढ़ ली है तो दो सम्मिश्र संख्याओं का योग संक्रिया हमने पढ़ी है तो उसके गुण, तो सबसे पहला गुण है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कहता है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याएं a प्लस आई बी और c प्लस आई डी हैं तब z1 प्लस z2 बराबर z2 प्लस z1 होता है। कैसे होता है? तो हम ले लेते हैं, उत्पत्ति करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है z1 प्लस z2 हमने लिया है, z1 प्लस z2 में क्या हो गया a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। अब हमने आपको कहा था कि वास्तविक भाग से जुड़ेगा तो a प्लस c जुड़ गया और i कॉमन ले लिया तो b प्लस d जुड़ गया, तो हमारा आ गया a प्लस c प्लस i इंटू बी प्लस डी। अच्छा, अगर हम इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन कर दें तो वास्तविक संख्याओं के क्रम विनिमय नियम से क्या हो जाएगा, a प्लस सी की जगह पर हम लिख सकते हैं c प्लस ए और b प्लस डी की जगह पर हम लिख सकते हैं i इंटू डी प्लस बी, लिख सकते हैं c प्लस ए। अब हम इसको अलग कर दें योग की परिभाषा से। योग की परिभाषा से जैसे ही हमने इसको अलग किया तो क्या हो गया, c प्लस आई डी पहले आ गया प्लस a प्लस आई बी आ गया। c प्लस आई डी क्या था, z2, तो ये हो गया z2 प्लस z1 बराबर RHS हो गया। दूसरा नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है? तो हम देख लेते हैं कि यदि हमारे पास तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन, ये पहली सम्मिश्र संख्या है,
Z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू दूसरी सम्मिश्र संख्या है और Z3 बराबर x3 प्लस आई वाई थ्री तीसरी सम्मिश्र संख्या है, तब हम ये कह सकते हैं कि पहली दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 प्लस Z2 प्लस तीसरी सम्मिश्र संख्या Z3 बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, सिद्ध कर देते हैं। तो हमने ले लिया LHS। LHS क्या है? ब्रैकेट के अंदर है Z1 प्लस Z2 और ब्रैकेट के बाहर है प्लस Z3। हमने Z1 प्लस Z2 का मान रख दिया, तो x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू और प्लस ब्रैकेट के बाहर x3 प्लस आई वाई थ्री। अब हमने योग की परिभाषा लगा दी। योग की परिभाषा ब्रैकेट के अंदर लगाई है, तो क्या हो गया कि हमारा x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में आ गया और i के साथ y1 प्लस y2 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। बाहर हमारा एक और संख्या है प्लस x3 प्लस आई वाई थ्री। फिर से हमने योग की परिभाषा लगा दी, तो अब क्या हो गया x1 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर प्लस x3 प्लस i इंटू y1 प्लस y2 ब्रैकेट के अंदर प्लस y3। वास्तविक संख्याओं के लिए साहचर्य नियम से क्या होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है, तो x1 को बाहर कर देते हैं और ब्रैकेट में x2 प्लस x3 ले लेते हैं। वही हमने यहां पे किया और i y1 प्लस ब्रैकेट के अंदर कर दिया y2 प्लस y3। अब फिर योग की परिभाषा से अलग अलग कर दें, तो हमने अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया x1 प्लस आई वाई वन प्लस दो ब्रैकेट के अंदर x2 प्लस x3 प्लस आई वाई टू प्लस y3। फिर से योग की परिभाषा लगा दी, तो अब हमारे पास क्या हो गया x1 प्लस आई वाई वन प्लस ब्रैकेट के अंदर x2 प्लस आई वाई टू प्लस x3 प्लस आई वाई थ्री। अच्छा, हम मान रख दें, तो पहला वाला तो Z1 ब्रैकेट के बाहर हो गया और ब्रैकेट के अंदर आ गया Z2 प्लस Z3 और ये RHS के बराबर है, अर्थात योग के लिए साहचर्य नियम का पालन सम्मिश्र संख्याएं करती हैं। ठीक है, अगला गुण है योज्य तत्समक। यदि कोई सम्मिश्र संख्या Z बराबर a प्लस आई बी है, तो सम्मिश्र संख्या शून्य बराबर शून्य प्लस आई शून्य इस प्रकार से होगी कि Z प्लस शून्य बराबर शून्य प्लस Z बराबर Z हो। तब हम ये कहते हैं कि ये सम्मिश्र संख्या शून्य बराबर शून्य प्लस आई शून्य योज्य तत्समक है। इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, Z प्लस शून्य, Z बराबर कितना था a प्लस आई बी प्लस शून्य प्लस आई शून्य। योग के नियम से क्या है, वास्तविक भाग वास्तविक से जुड़ गया, अधिकल्पित अधिकल्पित से जुड़ गया। a में शून्य जोड़ा a आया, b में शून्य जोड़ा b आया, तो a प्लस आई बी बराबर Z। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो शून्य है, शून्य बराबर शून्य प्लस आई शून्य, ये योज्य तत्समक सम्मिश्र संख्या है। अगला है प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो यदि सम्मिश्र संख्या Z बराबर a प्लस आई बी है, तब सम्मिश्र संख्या W को Z का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। यदि Z प्लस W, Z में W जोड़े, या W प्लस Z शून्य के बराबर हो जाए। अगर ये शून्य हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि W Z का योज्य प्रतिलोम है। तब W बराबर होगा माइनस Z, अर्थात W बराबर हम ये कह सकते हैं कि माइनस a प्लस आई बी। ठीक है, ये हो गया योज्य प्रतिलोम। यहां हमें कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस आई की पावर 4 और 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 का गुणा 16 के बराबर होता है। चलिए सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं कि 1 अपॉन आई बराबर क्या होगा, 1 अपॉन आई का परिमेयकरण कर दिया तो आई अपॉन आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई अपॉन आई स्क्वायर, तो बटे का आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये कितना हो गया माइनस आई के बराबर होता है। हम ये जान गए कि 1 अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई लिख सकते हैं। अब हमने LHS ले लिया। LHS कितना था, 1 प्लस आई की पावर 4 और इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4। तो हमने 1 अपॉन आई की जगह माइनस आई रख दिया, तो क्या हो गया 1 प्लस आई की पावर 4 इंटू 1 माइनस आई की पावर 4। अच्छा, अब इसको हमने हल कर लिया, घात को एक साथ बाहर कर लिया, तो ये क्या हो गया, अंदर हो गया 1 प्लस आई गुणे 1 माइनस आई।
इसका मतलब क्या होगा, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर पूरे की घात 4। आई स्क्वायर बराबर -1 होता है ना, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 + 1 की घात 4, और 1 + 1 मतलब 2 की घात 4, और 2 की घात 4 16 होता है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, एक और प्रश्न यहां पर है हमारे पास कि आपको सिद्ध करना है कि 1 + i की पावर 4 प्लस 1 + 1/i की पावर 4 बराबर -8। तो हम जानते हैं कि i बराबर 1/i बराबर कितना है, 1/i बराबर है i/i², है ना, तो यहां से आ गया -i, पहली वाली लाइन। अब LHS ले लिया, यहां पर प्लस चिन्ह के अलावा कुछ नहीं है, तो यहां पे 1 + i की पावर 4 प्लस 1 - i की पावर 4 कर दिया। ठीक है, अब यहां पर अब हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं 1 + i का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे 1 - i का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अब हमने क्या किया, 1 + i का स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, तो 1 + 2i + i² का स्क्वायर हो गया, और 1 - 2i + i² का स्क्वायर हो गया। अच्छा, i² बराबर -1 होता है, तो 1 और -1 कट गए, इधर से भी 1 और -1 कट गए, क्या बचा 2i का स्क्वायर और -2i का स्क्वायर। 2i का स्क्वायर कितना हो गया 4i², और -2i का स्क्वायर कितना हो गया 4i², तो i² -1 होता है, तो -4 और -4 हो गया, यहां से आ गया -8, तो ये RHS के बराबर सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास जो ये कहता है कि यदि z बराबर 2 धन 3i है, तो आपको सिद्ध करना है कि z² -4z + 13 बराबर 0 होगा। चलिए, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है z बराबर 2 धन 3i। हम इस 2 को इधर ले आते हैं, ले आए तो क्या हो गया z - 2 बराबर 3i, वर्ग कर दें, वर्ग किया तो क्या हो गया z - 2 का वर्ग बराबर 3i का वर्ग, वर्ग को खोल देते हैं, क्या होगा, ये होगा z² -4z +4, और ये 3i का स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर 9i का स्क्वायर, i² बराबर -1, तो ये हो गया z² -4z +4 बराबर -9, -9 को इधर ले आइए, जोड़ दीजिए, तो ये हो गया z² +4z + 13 बराबर 0। इस प्रकार से आप सम्मिश्र संख्याओं में योग और अंतर की क्रियाओं को कर सकते हैं, उनके क्रमित युग्म में उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सम्मिश्र संख्याओं का सम्मिश्र संख्याओं में गुणा करते हैं, सम्मिश्र संख्याओं में भाग की संक्रिया किस प्रकार से होती है, और संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।